हेडिंग डाल लीजिएगा, कांस्टेंट वोल्टेज एसी ड्राइव, कांस्टेंट वोल्टेज एसी कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर एसी ड्राइव, या कह सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर। कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर क्या होता है भाई, किसे कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर, हम इसकी बात करेंगे। जो वोल्टेज को कांस्टेंट मान का प्रदान करे। तो वोल्टेज कांस्टेंट मान का कौन प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा इधर। ये मान लीजिए आपकी कौन सी सप्लाई भैया, ये एसी सप्लाई, प्लस माइनस, ये एसी सप्लाई होगी। इस एसी सप्लाई के पैरेलल में, इस एसी सप्लाई के क्या भैया पैरेलल में क्या लगा देते हैं, इसके पैरेलल में जब हम आपका कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक भाई। हमारा इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज करता है। तो अगर ये जो डीसी सप्लाई है, इस डीसी सप्लाई के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे तो इससे फायदा क्या होगा आपका, बोलो भाई, इससे फायदा क्या होगा आपका। जो आपकी डीसी मिल रही है वो डीसी कैसे मिलेगी, वो डीसी आपका इसके क्रॉस प्लस 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 यहां चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इसके क्रॉस माइनस 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 चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, कैपेसिटर को अगर सप्लाई दी जाए तो कैपेसिटर अपने अंदर होने वाले वोल्टता परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करता था आपका वी एल बराबर क्या होता था, एल डी आई अपॉन डी टी, ऐसा पढ़े ना। जो अपने अंदर क्या भैया धारा परिवर्तन का विरोध करता था, कौन आपका इंडक्टर, वही कार्य करता है आपका। ये हम पहले भी पढ़ाए और बताए थे कि कैपेसिटर जो होता है ये अपने अंदर वोल्टता के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो वोल्टता के परिवर्तन का विरोध करेगा कि अगर डीसी का मान घटना भी चाहेगा, अगर इस तरह से डीसी फ्लो कर रही है ऐसे इस तरह से, और इस डीसी का मान जो है वो कम हो रहा है, इस तरह से कम होना चाहेगा, तो ये इस कमी का क्या करेगा, कैपेसिटर विरोध करेगा और अपने अक्रॉस एक समान मान की वोल्टता को क्या करेगा आपका, प्रदान करेगा। ये कार्य करता है कौन आपका, ये कार्य करता है कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर। तो जब कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर की बात आती है, दोनों को हम समझा देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर, एक होता है करंट, एक होता है जिसको कहते हैं VSI और एक को कहते हैं CSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और दूसरा होता है आपका करंट सोर्स इन्वर्टर। ये दो होते हैं, दो तरह के बनाए जाते हैं, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ये दोनों आपको पढ़ना है। करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। करंट सोर्स इन्वर्टर को कैसे बनाते हैं और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को कैसे बनाते हैं। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है ये हमारा क्या हो गया, वोल्टता सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई, वोल्टता वाली सप्लाई हो, VI इनपुट सप्लाई। और ये इनपुट सप्लाई किसको दी जा रही भैया, ये इनपुट सप्लाई दी जाएगी किसी कैपेसिटर को। जब किसी कैपेसिटर को दी जाएगी तो उस स्थिति में जिसका निर्माण होगा उसे कहा जाता है VSI। उसे क्या बोलते हैं आपका, उसे बोलते हैं आपका VSI। ये तो इसे बोला जाएगा क्या, VSI। जब यही क्या होता है भैया, जब आपका वोल्टेज, ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस VI, अगर इसके क्रॉस किसको लगा दिया जाएगा, इसके क्रॉस जब इंडक्टर को लगा दिया जाएगा तो इस स्थिति में जिसका निर्माण होगा उसे क्या बोला जाता है आपका CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर। इसे बोला जाएगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और इसे बोला जाएगा करंट सोर्स इन्वर्टर। और दोनों कांस्टेंट मान की सप्लाई प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे यहां पर आपका वोल्टेज सोर्स जो है इससे कांस्टेंट मान की डीसी सप्लाई मिले, यानी यहां से जो सप्लाई जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट मान की। तो बीच में कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर का कार्य होगा कि भैया ये अपने अंदर वोल्टता परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। और इस वोल्टता परिवर्तन के विरोध की वजह से जो अपने अंदर सप्लाई स्टोर किया होगा वही सप्लाई क्या कर देगा आपका, दे देगा, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या होगा यहां एक जैसा बना रहेगा। उसी तरह से ये करंट सोर्स इन्वर्टर है। करंट सोर्स इन्वर्टर में श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर का कार्य क्या होता है, तो इंडक्टर का कार्य होता है कि जब इसके अंदर से धारा होकर के फ्लो होगी तो जब इसके धारा में परिवर्तन होगा तो वह अपने अंदर परिवर्तित होने वाली धारा परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। क्योंकि इसका गुण भैया एक्सल और एक्सी का गुण होता है। जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मार्ग में और रोक डालता था। उसी तरह से अगर बात करें एक्सल, एक्सल क्या करता था, तो इंडक्टर के अंदर ये जो गुण होता था ये अपने अंदर धारा परिवर्तन का विरोध करता था। और उसी तरह से एक्सी होता था,
एक्सी कैपेसिटर में पाया जाता था। ये अपने अंदर वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता था। तो ये वोल्टता में होने वाले परिवर्तन, धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि ये आपका घटने और बढ़ने न पाए, एक समान मान की मिलती रहे, ये विरोध करते हैं। तो VSI को जब बनाते हैं तो VSI को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो VSI को बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। और जब CSI को बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? आपका इंडक्टर का यूज करते हैं। जब VSI बनाया जाता है तो VSI में हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग MOSFET का यूज करते हैं, MOSFET का। IGBT का यूज करते हैं, IGBT का, या BJT का यूज करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब CSI बनाते हैं तो CSI में हम किसका यूज करते हैं? थायरिस्टर का यूज करते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं भैया? थायरिस्टर का यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है। तो जब आपको बनाना होता है, जैसे VSI को बनाना होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को बनाने के लिए हम MOSFET या IGBT का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपका करंट सोर्स इन्वर्टर बनाना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? थायरिस्टर का यूज करते हैं। आपका वो तो दिखाएंगे, अभी उसका फिगर बनाएंगे पूरा। पहले उसका बेसिक चीज जो है वो बता रहे हैं आपका कि बेसिक में क्या होगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसके लिए कि अगर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बनाना है तो क्या लगा होना चाहिए? करंट सोर्स इन्वर्टर बनाना है तो हाँ हाँ हाँ, ये फिक्स मान की देगी। ये कैपेसिटर लगा हुआ है कि अगर उसके मान में कोई परिवर्तन भी होता है तो परिवर्तन ना होने दे उसको। वोल्टेज क्यों नहीं? अगर वोल्टता घटेगी तो वोल्टता के घटने पर, जैसे आपका AC से DC में कन्वर्ट होता है पहले ना, पहले वो क्या करता है? सप्लाई को AC से DC में कन्वर्ट करता है ना। जो हम लोग इन्वर्टर लाते हैं घर में तो उसमें DC तो डायरेक्ट नहीं ना आ जाती है। हमारे घर में तो पहले AC आती है, AC से DC में कन्वर्ट होता है। AC से DC में कन्वर्ट किससे कराते हैं? तो थायरिस्टर से कराते हैं, वो भी हम कराते हैं ना। लेकिन ये DC क्या फिक्स मान की होती है या ये DC वेरिएबल रहती है? बोलिए भैया, जो आप लोग AC से DC कहाँ है फिक्स मान की रहेगी? जो आप AC से DC कन्वर्ट कराते हैं, जैसे आप लोग डायोड पढ़े हैं, डायोड क्या करता है? AC से DC में कन्वर्ट कराता है। क्या आपको DC फिक्स मान की मिल रही थी? नहीं, वो वेरिएबल DC थी। उसका ग्राफ कुछ ना कुछ गिर रहा था, जो कि ग्राफ कुछ इस तरह से गिर रहा था कि अगर आप AC दे रहे थे, ऐसे आप AC सप्लाई थी, ये दे रहे थे, अगर फुल वेव रेक्टिफायर भी लगाए थे तो आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिल रही थी ना। तो ये तो मान चेंज हो रहा है ना भैया, क्योंकि पहले क्या लगा होगा? AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए लगा होगा, फिर ना DC से AC में लगा होगा कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज है। तो यहां यही बात कह रहा है कि अगर ये DC के मान परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन नहीं होने देगा आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहां पर। और जो इसमें लगा हुआ है आपका इंडक्टर, ये अपने अंदर जो धारा है, धारा का जो कमी होगी, धारा के मान में कमी वृद्धि होगी, उसका विरोध करेगा, उसको कम बेसी नहीं होने देगा, ये कह रहा है आपका। आई बात समझ में अब? तो ये DC से AC में कन्वर्ट होगा, लेकिन इससे पहले AC से DC में ना पहले कन्वर्ट होगा, तब वो DC सप्लाई जब आएगी तो वो DC से AC में कन्वर्ट होगी। क्योंकि आप लोगों के घर में क्या होता है कि जैसे आप लोग बैटरी लगा के रखते हैं, धारा आती है, सप्लाई आती है। ए भैया, आपके घर में बैटरी होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर के अंदर दो चीजें होती है, रेक्टिफायर भी होता है और क्या होता है आपका? इन्वर्टर भी होता है। सबसे पहले सप्लाई आती है तो AC से DC में कन्वर्ट करती है, बैटरी चार्ज होता है और वही फिर DC से कहां कन्वर्ट होता है? AC में कन्वर्ट होता है। यही चीज होता है ना आपका। लेकिन कभी कभी घर में ऐसा भी तो होता है आपका कि जैसे आपकी जो सप्लाई है AC से DC में आ रही है, CD से DC में तो सप्लाई आ रही है, फिर हम क्या करते हैं? वही सप्लाई जो है वो DC से कहां जाती है आपका? AC में जाती है। क्यों जाती है DC से AC? क्योंकि हमारा इक्विपमेंट AC में वर्क कर रहा है, तो वो AC से DC, DC से AC डायरेक्ट हो जाता है वहीं से, उसको कम नहीं करना पड़ता आपको। आप लोग इन्वर्टर को बंद करके भी घर में सप्लाई लेते हैं, इन्वर्टर को ऑफ करके घर में सप्लाई लेते हैं, तो AC से DC गई तो वो बैटरी को चार्ज करने के लिए गई भी, और DC से फिर कहां चली गई आपका? AC में भी चली गई। तो वहां DC घटती बढ़ती है आपका। तो उसी DC के घटने बढ़ने की बात कर रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे? कांस्टेंट करंट चाहिए तो क्या करेंगे? तो लिखेगा इसमें, हाँ इसी में लिखेगा ये भैया, इसमें लिखेगा VSI में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। हाँ, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के नाम से आए, चाहे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के नाम से आए या वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव के नाम से आए, बात एक ही है। ठीक, हाँ वही रहेगा। लिखेगा इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मिले,
इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मिले, इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मिले, इसके लिए इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मिले, इसके लिए वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं। ओके भाई, आगे लिखेगा, यह कैपेसिटर अपने अंदर, यह कैपेसिटर अपने अंदर होने वाले वोल्टता परिवर्तन, यह अपने अंदर होने वाले वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है, यह अपने अंदर होने वाले वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। और इस विरोध के कारण, और इस विरोध के कारण मिलने वाली आउटपुट सप्लाई का मान मिलने वाली आउटपुट सप्लाई का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है, सप्लाई का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है। इस प्रकार से बनने वाले, इस प्रकार से बनने वाले इस प्रकार से बनने वाले इन्वर्टर की स्विचिंग स्पीड, इस प्रकार से बनने वाले इन्वर्टर की स्विचिंग स्पीड हाँ, स्विचिंग स्पीड बहुत ही, स्विचिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, स्विचिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, स्विचिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ओके भाई, स्विचिंग स्पीड ज्यादा होने के कारण, स्विचिंग स्पीड ज्यादा होने के कारण इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, स्विचिंग स्पीड ज्यादा होने के कारण इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है। और इसकी वजह, और इसकी वजह, और इसकी वजह, और इसकी वजह क्या होती है भैया? इसकी वजह क्या होती है? नहीं, इसकी वजह होती है ये हमारा थायरिस्टर नहीं लगा होता, इसमें आईजीबीटी या मॉसफेट का यूज करते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि भैया एक डायोड किसकी तरह व्यवहार करता है? एक स्विच की तरह व्यवहार करता है। एक थायरिस्टर किसकी तरह व्यवहार करता है? स्विच की तरह व्यवहार करता है। तो भैया जो स्विचिंग स्पीड की बात किया ना कि किसकी स्विचिंग स्पीड ज्यादा है, किसकी स्विचिंग स्पीड कम है, तो इसकी स्विचिंग स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है? आईजीबीटी और मॉसफेट का यूज करते हैं। तो आईजीबीटी लगाते हैं, मॉसफेट लगाते हैं और इनकी स्विचिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो क्या लिखे हैं? इसकी वजह आईजीबीटी व मॉसफेट होता है, इसकी वजह
आईजीबीटी वो मॉसफेट होता है, और इस आईजीबीटी वो मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए, इस आईजीबीटी वो मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए, इस आईजीबीटी वो मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम का प्रयोग करते हैं, पीडब्ल्यूएम का प्रयोग करते हैं। पीडब्ल्यूएम क्या होता है भाई? पीडब्ल्यूएम का प्रयोग करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी पल्स की चौड़ाई को कम ज्यादा करने वाला, उसको मॉड्यूलेट करने वाला, पल्स विथ मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन का प्रयोग करने से फायदा क्या होगा भाई? बोले, अगर पल्स विथ मॉड्यूलेशन लगा देंगे तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन लगाने से क्या हो जाएगा? पल्स विथ मॉड्यूलेशन लगा देने से क्या हो जाएगा? इससे फायदा यह होगा कि जो ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम होता है, इस टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ की टाइम को क्या कर सकते हैं आप? बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है इसका कार्य होता है आपका कि जो ये टर्न ऑन टाइम है, टर्न ऑन टाइम, और ये कौन सी टाइम भैया? ये है आपका टर्न ऑफ टाइम। तो इस टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम में क्या कर सकते हैं आप? परिवर्तन कर सकते हैं। टर्न ऑन टाइम को बढ़ा सकते हैं, टर्न ऑफ टाइम को बढ़ा सकते हैं, इनको बढ़ा घटा सकते हैं, इनके मान में कमी वृद्धि करा सकते हैं आपका। तो क्या लिखे हैं? और इस पीडब्ल्यूएम की सहायता से, और इस पीडब्ल्यूएम की सहायता से पल्स की चौड़ाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। पल्स की चौड़ाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, पल्स की चौड़ाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और पल्स की चौड़ाई इंक्रीज या डिक्रीज होने से, पल्स की चौड़ाई इंक्रीज या डिक्रीज होने से, पल्स की चौड़ाई इंक्रीज या डिक्रीज होने से पल्स की चौड़ाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और पल्स की चौड़ाई इंक्रीज और डिक्रीज होने से इनके टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को, इनके टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। टर्न ऑन, इनके टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है, इनके टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया गया तो इनके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल किया गया तो मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इनके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। सॉरी, इनके मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि टर्न ऑन और टर्न ऑफ के कंट्रोल होने से किस पर फर्क पड़ेगा? आपका फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है? टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ क्या है? टाइम है ना, टाइम पीरियड है ना। अगर टाइम पीरियड कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी आपका? कंट्रोल होगी। और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी तो जाहिर सी बात है स्पीड कंट्रोल होगी। क्योंकि एनएस बाबू 120 एफ बाई पी, एनएस इज प्रोपोर्शनल टू एफ। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी तभी आपका एनएस कंट्रोल होगा। तो उसमें ये फिगर बना लीजिएगा। पीडब्ल्यूएम, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये कौन सा? हाँ, अलग से पीडब्ल्यूएम लगाते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए।
जैसे आपका एनालॉग में पहले आता था चैप्टर मॉड्यूलेशन, अब वो मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ाया जाता, ऑक्सीलेटर मॉड्यूलेशन ये सारी चीजें आती थी। तो ये आपका अलग से क्या है कि मॉसफेट और जो ये आपका फिट होते थे इनसे आपका डिजाइन किया जाता था। इसको डिजाइन करने से फायदा ये होता था कि इसकी जो लेंथ होती थी, इसकी लेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता था। जैसे ज्यादातर जो कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसों में मॉड्यूलेशन का ही यूज किया जाता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी का मान ये है, ये फ्रीक्वेंसी का मान है, तो इस फ्रीक्वेंसी के मान को क्या किया जाता था, इसको इंक्रीज कर देते थे, इस फ्रीक्वेंसी के मान को हम और ज्यादा बढ़ा देते। ये ऐसा किसकी सहायता से किया जाता था, ऐसा इंडक्टर और कैपेसिटर की सहायता से करते थे। जैसे कि 2 लीटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 लीटर में क्या होता है कि जो 2 लीटर पढ़ाया जाता है, ऑक्सीलेटर पढ़ाया जाता है, तो ऑक्सीलेटर में इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ा जाता है। इंडक्टर और कैपेसिटर जब एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ते हैं तो उससे फायदा यह होता है कि हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में, एक दूसरे के दोनों पैरेलल में, यल और सी, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ेंगे तो उससे फायदा यह होता है आपका कि जो हमारा एक्सल की फ्रीक्वेंसी जब एक्सी के बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। उनका एक एलसी टैंक ही होता है, जैसे ये एल लगा होगा और ये क्या होगा भैया, सी, ये सी होगा, ये सी, एक एलसी टैंक होता है। इसमें कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। जब कैपेसिटर चार्ज होगा इस तरह से, ये जैसे यहां बन गया, तो कैपेसिटर जब चार्ज हुआ तो हमको क्या मिला, ये वाला ग्राफ मिला। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये भैया जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यही पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी, तो हमको फिर ये ग्राफ मिलेगा। तो जब ऐसे धारा बहेगी तो यहां आपका विपरीत पोलैरिटी आएगी, फिर एक बार क्या होगा, इस तरह से धारा बहेगी, फिर एक बार इस तरह से धारा बहेगी, फिर एक बार क्या होगा भैया, इस तरह से धारा बहेगी। तो ये प्रोसीजर लगातार चलता रहता है इसके अंदर, इसी एलसी टैंक के अंदर। ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे तो ऑक्सीलेशन जब जाके पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज मिलेगा आपको, जिसकी वजह से ये वाली जो होती है वैल्यू हमको ज्यादा मिलती है आपका। तो यहां पर आप इसी पल्स की बात कर रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, ये पल्स है ना, तो इस पल्स की चौड़ाई को बढ़ाने और घटाने की बात कर रहा है मॉड्यूलेशन के द्वारा आपका। इसमें फिगर बना लीजिएगा VSI वाले में। इसको बना लीजिएगा फिगर को, ये वाला।